हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी का, जिसे हम लोग बोलते हैं गेट बी, इसी एग्ज़ाम को हम लोग पहले जेएनयू सैप के नाम से भी जानते थे। और ये एग्ज़ाम जनरली मार्च के महीने में हो जाता था और जुलाई तक इसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट होती थी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग एक दूसरे सिनेरियो में जी रहे हैं इस टाइम, कोविड-19। लगभग 100 साल के बाद हुई कि ऐसी घटनाएं, अब से 100 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था 1918 में इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। तब 2 साल तक इशू मेंटेन रहा था। बट यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो एग्ज़ाम की सर्टेनिटी वी डोंट हैव, वी डोंट नो दैट 30 जून विल बी द एग्ज़ाम डेट और नॉट। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो में आई डोंट थिंक कि ये एडवाइसेबल होगा किसी के लिए भी कि वो लार्ज असेंबलीज लोगों की बुलाएं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो देर इज़ अ चांस कि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो जाए, बट स्टिल क्योंकि अभी तक कोई क्लू नहीं है, सो हम लोग 30 जून की डेट को ही फाइनल डेट मान के चलेंगे। पहला लेसन ये है, हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे कि इट इज़ गोइंग टू डिले। अगर एज्यूम ही करना है तो वी विल एज्यूम दैट 30th विल बी द एग्जाम डेट एंड विल प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर 30th एग्जाम, 30th ऑफ जून। अगर 30th जून के बाद में हम लोग का एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो स्टिल वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, और जो भी हमारे पास टाइम आएगा वो बोनस टाइम होगा। इस पर्टिकुलर पार्ट में जो वेबिनार कर रहे हैं हम लोग, इस वेबिनार को हमने करीब 5 टुकड़ों में बांटा हुआ है। हम लोग एक एक करके अबाउट द एग्ज़ाम, अबाउट द सिलेबस एंड हाउ डू वी प्रिपेयर द एग्ज़ाम इन शॉर्ट टाइम, हम इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट हमारे पास 1 जून 2020 है। 18 जून को रजिस्ट्रेशन डेट इज क्लोजिंग, और 25 जून को एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको, और साथ में 30 जून के आपकी एग्ज़ाम की डेट है, और 20 जुलाई के आसपास जा करके आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, ताकि प्रॉब्ली सितंबर या फिर अगस्त, जब से भी सेशन स्टार्ट होना होगा, आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकें। ये एग्ज़ाम एमएससी और एमटेक इन 2 डिग्रीज़ के लिए होता है। भारत की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स, जो कि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, अगर लिस्टिंग की बात करूं तो इन इंस्टीट्यूट्स में कुछ पर्टिकुलर एमएससी के प्रोग्राम्स या एमटेक के प्रोग्राम्स हैं दैट आर सपोर्टेड बाय द डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो उन्हीं की एमएससी और एमटेक की सीट के लिए ये एग्ज़ाम है, और दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम देना है। दोनों का सिलेबस भी सेम है और एग्ज़ाम भी सेम है। कुल मिलाकर के 1221 सीट्स हैं टोटल 62 डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। सो आप किस पर्टिकुलर कोर्स को पिक करना चाहते हो, ये आप लिस्ट दे सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन बाउचर था उसके अपेंडिक्स में। द अदर एडवांटेज ऑफ दिस एग्जाम इज़ कि अगर आपने इस एग्ज़ाम के थ्रू अपना एमएससी में या फिर एमटेक में एडमिशन लिया, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर अ डीबीटी सपोर्टेड फंडिंग, जो कि एमएससी बायोटेक और अलाइड एरियाज़ के अंदर 5,000 रुपीज़ पर मंथ है। हालांकि काफ़ी कम अमाउंट है, बट स्टिल कुछ ना से तो कुछ बेहतर है ना। देन एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक के लिए 7,500, और एमटेक या एमबीबीएससी प्रोग्राम के लिए 12,000 रुपीज़ पर मंथ। ये अवेलेबल है फेलोशिप्स। नो डाउट कि हर एक कोर्स का इंस्टीट्यूट अपना फ़ी भी चार्ज करेगा, बट स्टिल अगर आप अपने कोर्स की फ़ीस भी निकाल सकते हो फेलोशिप के द्वारा, तो ये आपके लिए हमेशा एडवांटेजेस है। एग्ज़ाम विल बी ऑफ सिंगल सिटिंग, टोटल 180 मिनट्स, दैट मीन्स 3 आवर्स ड्यूरेशन। और इस 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आपके पास आएंगे। पार्ट ए कंपलसरी है, टोटल 60 क्वेश्चन, और इन 60 क्वेश्चन में से आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10+2 का लेवल है। बट ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, मैथमेटिक्स पर और बायोलॉजी पर, और ये 10+2 लेवल की है। अब क्योंकि ये एग्ज़ाम जी जो GATB एग्ज़ाम है, ये पहली बार है कि जब डीबीटी कंडक्ट कर रहा है, तो एक्चुअली में यू डोंट हैव एनी क्लू कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। हालांकि उन्होंने मॉक दे रखा है ऑलरेडी, मॉक टेस्ट करने के लिए, बट मॉक टेस्ट में कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उसमें क्वेश्चन प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, एक क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे इश्यूज़ हैं। अगर आप लोगों ने वो इश्यूज़ पहले ही पकड़ रखे हैं तो बढ़िया है, वरना ज़्यादातर लोगों की शिकायत ये थी कि वो कुछ भी कर लें, एग्जाम का जो मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है, दे कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दे कांट अंडरस्टैंड द ऑप्शन, पता नहीं नॉलेज कहाँ से मांगी गई है। बट ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इसमें से बायोलॉजी पार्ट जो आता है
ये आप ऑलरेडी परफेक्टली जानते हो इसको। ये वो एग्जाम नहीं है जहां पे हम लोग क्लासिकल बॉटनी जूलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी का मतलब है यहाँ पे डीएनए, सेल, इम्यूनोलॉजी, टेक्निक्स। ये कह लो कि जो आपका सेक्शन बी का सिलेबस है उसी सिलेबस का एक वर्जन आपको यहाँ देखने को मिलता है, लाइटर वर्जन। इसके साथ ही जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं दैट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। और इंडीड अगर आप बायोकेमिस्ट्री जानते हो तो केमिस्ट्री इज नॉट दैट डिफिकल्ट। और इंडीड बायोलॉजी को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री की फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस, अगर सपोज करो कि हम लोग बोल रहे हैं कि अराउंड 15 क्वेश्चन हैं जो केमिस्ट्री से हैं, तो 15 में से अराउंड 5 क्वेश्चन जो हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हुए आते हैं या फिर जो फंडामेंटल केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पर हम लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स एंड मैथ्स ये आपका प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। लेकिन अगेन क्योंकि देखिए आज जो तारीख है वो है 10 और एग्ज़ाम है 20 तारीख को, तो इस 20 दिन में हम लोग बहुत कुछ बदलाव लेकर के नहीं आ सकते। और लास्ट मोमेंट पे आकर के कि हम लोग नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं, दिस इज नॉट द वे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपके लिए भी एडवांटेजेस है कि यहाँ हाफ मार्क्स का डिडक्शन अवेलेबल है। जब 50% का नेगेटिव मार्किंग हो तो फिर कोई भी स्टूडेंट गलत क्वेश्चन को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता। तो ओवरऑल एडवांटेज ये है कि ये जो 60 कंपलसरी क्वेश्चन है पार्ट ए के, ये सब पर भारी पड़ने वाले हैं, जिन्हें आते हैं उन पर भी और जिन्हें नहीं आते उन पर भी। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इतनी बड़ी है तो स्टूडेंट विल लाइक टू अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चन इन विच ही और शी इज कंफर्टेबल एंड ही और शी इज श्योर दैट 100% द आंसर इज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। इसलिए यहां पर कंपटीशन कम जाएगा और साथ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रीजन की मार्किंग भी कम होगी। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बैचलर लेवल के। इस लाइन से कंफ्यूज मत हो जाना यार, ये बेवकूफ बनाते हैं। कहने को तो ये बैचलर्स का है लेकिन अल्टीमेटली यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इंडीड प्रॉब्लम ये है बैचलर्स वाले के अंदर कि बैचलर्स का सिलेबस, अगर मैं एज पर द सिलेबस बुकलेट की बात करूं तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि यू मस्ट बी हैविंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, you have biochemistry paper in your bachelor's and it is recommended that to study the biochemistry properly you have to follow Leininger biochemistry book। लेकिन क्या सभी लोग Leininger फॉलो करते हैं? इंडियड अगर कोई आपसे आके बोले कि मेरे पास 10 पेज के नोट्स हैं, आप वो पढ़ना चाहोगे या फिर आप Leininger पढ़ना चाहोगे, तो यू ऑलवेज चूज अ 10 पेज नोट्स, शॉर्ट नोट्स। और इंडियड आप शॉप्स में भी घूमते हो टू फाइंड अ स्मॉल बुकलेट विच कैन क्लियर योर एग्जाम। तो हम लोग डेप्थ में नॉलेज चाहते नहीं है, अगर कोई देना भी चाहता हो तो गलती इनकी भी नहीं है, गलती हमारी है मोर और लेस। बट ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बोल दूं मैं, ये बैचलर प्लस लेवल के हैं। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ये क्वेश्चंस आप मास्टर्स की स्टडी में पढ़ाई करते हो, बैचलर्स में जर्नल कॉलेज के अंदर नहीं पढ़े जाते। बट द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी स्टडिंग लाइनेंजर बायोकेमिस्ट्री या फिर अल्बर्ट ब्रूस सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर सिमंस जेनेटिक्स, तो वो जानते हैं ऑलरेडी उन चीज़ों को, उनके लिए आसान है। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है और इन 100 क्वेश्चन में से आपको केवल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये एडवांटेज है और ये एडवांटेज सबके लिए है। और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो कम है। यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 3 मार्क्स अगर आपको सही क्वेश्चन के मिलते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा गलत करने का। तो नेगेटिव मार्किंग एज कम्पेयर टू सेक्शन ए यहाँ पे कम है, यानी कि ये वो पार्ट है जहाँ आप सबसे ज़्यादा एफर्ट करना चाहते हो। अब आती है बात पार्ट 2 सिलेबस की। सिलेबस हालांकि आप सबने ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन हम लोगों ने ये लिबर्टी ली है कि वी जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द टॉपिक एज पर द सिलेबस अंडर सम हेडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन्स, एंजाइम्स और मेटाबॉलिज्म और बायोएनर्जेटिक्स, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। और बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए, जैसे मैं पहले ही बोला था कि बेस्ट किताब है लाइनेंजर की प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसे आप नेल्सन कॉक्स के नाम से भी जानते हो। देन इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर वो है माइक्रोबायोलॉजी का। इन माइक्रोबायोलॉजी यू नीड टू स्टडी द वायरस स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जो वायरस क्लासिफिकेशन है इसमें तुम बहुत डिटेल में नहीं जाओगे। तुम केवल ये देखोगे कि जो वायरसेस के अंदर डीएनए या आरएनए बेस्ड
जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है? बाल्टीमोर। और साथ में तुम कुछ एक अनयूजुअल एग्जाम्पल भी पढ़ना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी नोज दैट डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, but do you know that some viruses have single stranded DNA as genome? तो एक प्रोबेबल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन्स अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम लाइक M13, 5i174, FD। और इसमें हमारे कुछ डिजीज के भी हो सकते हैं वायरसेस जो ह्यूमन को डिजीज कोज करते हो। सिमिलरली डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम वाले वायरसेस, या फिर आज की डेट में देखिए जो कोरोना वायरस चल रहा है, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोविड-19 या इन्फ्लुएंजा पे कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए उसके जीनोम को लेकर के। सिमिलरली जब आप माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो बैक्टीरिया, एल्गे, एल्जाई और फंजल सब कुछ है, लेकिन इसमें से मैं चाहूंगा कि आप बैक्टीरिया में G+C कंटेंट की इंपॉर्टेंस की बात करो केवल, कि G+C कंटेंट, इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंसिंग, इनके थ्रू आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो बैक्टीरिया को। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। एक्सेप्शंस जो उसके अंदर नहीं आते जैसे कि माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। देन मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी में जनरली हम लोग बात करते हैं स्टरलाइजेशन की, या फिर हम लोग बात करते हैं टेस्ट करने की, कहाँ पे हम लाइव माइक्रो देख सकते हैं, कहाँ पे लाइव नहीं देख सकते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपी में हम लोग बात करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सिमिलरली स्टेनिंग की बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग के प्रिंसिपल्स को लेकर के। या फिर हम लोग बात करते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉल्ट, जैसे कि हैलोफाइल्स होते हैं। तो एक ब्रॉड समरी मुझे पता होने चाहिए मेथड्स की, और साथ में जब हम मेथड्स के अंदर क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं फॉर द माइक्रोब्स। माइक्रोबियल ग्रोथ और न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा परेशान मत हो। इफ़ यू हैव डन योर बायोकेमिस्ट्री यू हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट। बस एक अनयूजुअल जो पार्ट होता है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक दोनों के एग्जांपल्स नाइट्रोजनस एंजाइम ये हैं जो इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस में यू वांट टू डिस्कस सम ह्यूमन रिलेटेड डिजीज, जैसे कि कुछ एयर बॉर्न डिजीज या फिर वाटर बॉर्न डिजीज या फिर फूड बॉर्न डिजीज, एक तो इस एंगल से, और दूसरा सम डिजीज विच कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और सम डिजीज विच कैन बी कॉज्ड बाय वायरसेस या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हेलमिंथ, फिलेरिया। तो डिजीज आप बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले, यू नीड द नेम ऑफ द कॉजेटिव एजेंट एंड नेम ऑफ द डिजीज। जैसे कि चागास डिजीज के अंदर कॉजेटिव एजेंट कौन है, या फिर स्लिपिंग सिकनेस कौन सा करता है। तो ये कॉमन नाम जो है ये इतना ही चाहिए होता है हम लोगों को, ट्रीटमेंट नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोग को ये नहीं चाहिए कि वो क्या क्या सिम्टम क्रिएट कर रहा है, कॉजेटिव एजेंट एंड ऑर्गेनिज्म। देन थर्ड पार्ट जो है ये है सेल बायोलॉजी का। इसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ कंट्रोल, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। 3 लाइनें हैं केवल यार, सिंपल सी। बट ये 3 लाइनें इतनी आसान नहीं है। इन लाइनों में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं या सेल ग्रोथ कंट्रोल की बात करूं तो यहां सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है, और साथ में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल साइकिल। माइटोसिस एंड मियोसिस का जो डिफरेंस है वो तो है ही, लेकिन जो हम बात करते हैं सीडीकेस की, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज वगैरह की, वो सब भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद है सेल सेल कम्युनिकेशन, जिसमें सेल सेल इंटरेक्शन की बात भी आती है, फोकल एडेशंस, गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शंस। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सेल सिग्नलिंग की, जैसे कि जीपीसीआर पाथवे, आरटीके पाथवे। तो हर एक चीज का एक ओवरऑल व्यू हमें जरूर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिग्नलिंग की बात करूं तो 7-8 तरह के जो सिग्नलिंग पाथवे हैं आपको पता होना चाहिए कि उनके कुछ एक एग्जाम्पल्स, फेमस एग्जाम्पल लाइगेंड्स के, फिर वो रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, क्या वो डाइमराइजेशन करते हैं, क्या वो किसी अडाप्टर प्रोटीन को बुलाते हैं, क्या वो किसी चैनल को ओपन करते हैं, या फिर वो किसी काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। और अगर उसमें आप किसी काइनेज के या फिर किसी चैनल के अंदर कौन सा आयन जा रहा है आप उसके भी रोल पढ़ सकते हो या याद रख सकते हो, तो ये एक एडवांटेज होती है। जनरली इसके लिए अल्बर्ट ब्रूस की एक असेंशियल सेल बायोलॉजी छोटी सी किताब है, एज कम्पेयर टू अल्बर्ट ब्रूस के, वैसे छोटी नहीं है बट ये किताब काफ़ी अच्छी है। इसमें समराइज दे रखा है चीज़ों को समझाने के लिए। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स,
यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डीएनए बायोलॉजी की, और साथ में हम बात करते हैं डीएनए क्या क्या गुल खिलाता है। यानी कि मेंडल की कहानी की बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं, बैक्टीरिया के अंदर कंजुगेशन ट्रांसलेशन वाली बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं, और साथ में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, डैमेज, रिपेयर। यूनिट नंबर 4, ये आपका समझो कि एक तरह का ट्रेजर चेस्ट है। अगर आपने यूनिट नंबर 4 को सॉलिड तरीके से पढ़ लिया, बढ़िया तरीके से, तो यहां से आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं बहुत एग्जाम में। देन फिफ्थ है टेक्निक। अब अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो टेक्निक के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि नाउ वी कम ऑन द टेक्निक पार्ट, वी हैव टू रिवाइज द टेक्निक एंड वी हैव टू स्टडी द टेक्निक्स। बट एक्चुअली में टेक्निक्स शुड नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी, लाइट, इलेक्ट्रॉन, फ्लोरोसेंट एंड कनफोकल माइक्रोस्कोपी शुड बी गॉन विद द माइक्रोबायोलॉजी। जब आप माइक्रोबायोलॉजी में मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसी दौरान आप ये माइक्रोस्कोपी में खत्म कर डालो, क्योंकि उस पर्टिकुलर रेलिवेंस में माइक्रोस्कोपी को समझना आसान होगा। सिमिलरली व्हेन यू आर डूइंग सेल बायोलॉजी, तब आप सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड और अल्ट्रा दोनों काम कर डालो। व्हेन यू आर डूइंग बायोकेमिस्ट्री, स्पेशली द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोटीन फंक्शंस, उसी टाइम आप प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लो, और साथ में प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी इसी टाइम निपटा लो। When you are doing about proteins and DNA structures, तब उस टाइम आप इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर सकते हो एंड माइक्रोअरे की। तो टेक्निक को अलग से करने की कोशिश मत करो। जैसे कि मैं चाहूंगा कि इन दोनों पार्ट को आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डाल दो, इस पार्ट को आप माइक्रोस्कोपी में पढ़ लो, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी के अंदर इसे पढ़ लो, और बायोकेमिस्ट्री में इन दोनों पार्ट्स को। अगर अलग से टेक्निक पढ़ना चाहोगे तो देन यू विल बी क्रेजी। अब आती है बात इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी में बहुत कुछ दिया हुआ है एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक इज अ वेरी लेंथी टॉपिक, बट स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां 3 सुपर हीरोज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स के मामले में एंटीबॉडी, टीसीआर, एमएससी, ये सबसे ज्यादा पता होना चाहिए इनके बारे में, क्लासेस, टाइप्स, फंक्शन, और इसके अलावा एक पीआरआर, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। इसके एक दो एग्जांपल्स है, उसका पर्पस क्या है, ये एक दो लाइन में खत्म हो सकता है कि इसका एग्जांपल अगर मैं चाहूं तो मैं यहां भी खत्म कर सकता हूं। जैसे कि इन्नेट इम्यून सिस्टम की आपकी बॉडी में जो तमाम सेल हैं, उन सेल के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं दैट कैन बाइंड टू द एंटीजन, एंड दीज सेल्स आर नॉट इम्यून सेल्स। ये बी सेल नहीं है, ये टी सेल नहीं है, ये नॉर्मल सेल है आपकी स्किन की सेल, एपिथेलियम, मसल की सेल्स। और इन सेल्स के ऊपर सबके पास एक खास तरह का प्रोटीन लगा हुआ है कि जब भी कभी कोई माइक्रोब आता है तो वो माइक्रोब आकर के इससे बाइंड कर सकता है, नॉन स्पेसिफिकली। ऐसा नहीं है कि ये बाइंडिंग जो है बहुत स्पेसिफिक है, ये कुछ कॉमन चीजों को पहचानता है। तो जो हमारे पास ये रिसेप्टर है जिसे हम बोलते हैं पीआरआर, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, और जो माइक्रोब के सरफेस से पहचाना है उसको हम लोग बोलते हैं पैम्प, PAMP, PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो जब भी कभी कोई माइक्रोबियल एजेंट आपकी बॉडी में आता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये इन रिसेप्टर्स को लिए हुए विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये माइक्रोब्स को नॉन स्पेसिफिकली पकड़ते हैं, और तब इसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का नंबर आता है। मतलब एंटीबॉडी, टीसीआर, एमएससी की बात बाद में आती है, शुरुआत में इसकी आती है, इसलिए इन्हें हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी के रिसेप्टर भी कहते हैं, पीआरआर। तो इतना ही काफ़ी है। अच्छा, ये जो कॉल है ये कॉल ब्रेक हो जाएगी अभी और 5 मिनट के अंदर, तो हम लोग एक दूसरा लिंक शेयर करेंगे अभी ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप पर, उसी के थ्रू आप फिर वापस जुड़ोगे। तो इम्यूनोलॉजी में ऐसी कुछ बातें हैं, और अगर आप सेल की बात करोगे तो आपको टी सेल, बी सेल और मैक्रोफेज, आपको इनके फंक्शन ढंग से पता होना चाहिए। और उसके अलावा आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि बोन मैरो और थाइमस, इनके फंक्शन करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जनरली क्वेश्चन इन्हीं के बीच में से निकल के आता है। अब जो टॉपिक नंबर 7 है यह है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का। बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट ब्रांच बन जाती है, और इसको पढ़ने के लिए एक अलग तरह का एटीट्यूड चाहिए। दिस इज नॉट प्योर बायोलॉजी, दिस इज नॉट प्योर मैथ्स, दिस इज नॉट प्योर फिजिक्स, सब कुछ मिला जुल करके है। कई जगह पर तो प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी जरूरत पड़ती है, लेकिन जनरली जहां तक आइडिया लेने का बात है तो वी कैन जस्ट
इस बुक के थ्रू हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीक्वेंस एंड जीनोमिक एनालिसिस बाय डेविड डब्ल्यू माउंट हम लोग समझ सकते हैं बेसिक आउटलाइन। मैं ये नहीं बोलता कि इस बुक को पढ़ने के बाद में यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए आपको मैथ्स आना जरूरी है और आपको साथ में कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो भी आना चाहिए, जैसे कि सी वगैरह जो है। देन इसके बाद है डीएनए इंजीनियरिंग। डीएनए इंजीनियरिंग इज लाइक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और यहाँ भी कुछ जर्नल स्टेप्स हैं, उन जर्नल स्टेप्स के कुछ बारीकियाँ होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। फिर आता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर, और प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए भोजवानी राजदान की सबसे बढ़िया किताब है। यहाँ भी कुछ गिनी चुनी बातें हैं कि कैसे आप एक प्लांट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पूरा प्लांट खड़ा कर सकते हो, और उसके लिए कौन कौन से हार्मोन्स कब कब चाहिए होते हैं, और आप इस तरीके से और क्या क्या प्लांट से बना चुके हो। एनिमल टिश्यू कल्चर में भी एनिमल सेल्स की रिक्वायरमेंट, खासतौर से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो बहुत फेमसली पूछी जाती है बात, वो है कि सीरम की प्रेजेंस इन द एनिमल कल्चर मीडियम, क्योंकि एनिमल सेल्स बिना सीरम के प्रेजेंस के ग्रो नहीं कर सकती। हम सब जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते। जब हम लोग एनिमल टिश्यू कल्चर में मीडियम प्रोवाइड कराते हैं तो स्टिल सेल्स नीड अ माइटोजन, सेल्स नीड अ ग्रोथ फैक्टर, and we do not know about every growth factor or every mitogen. But when we provide a serum to the culture medium, the serum contain all of these things. सीरम जो होता है हमने उसको 100% कैरेक्टराइज नहीं कर रखा, so we exactly don't know what is the exact composition of serum, but we know that serum has some factors जिन्हें डिस्कवर किया जाना बाकी है अभी, which are essential for cell culture। और दूसरा, एनिमल सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर में ग्रो किया जाता है। ये दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर उसके बाद हम लोग और आगे जाते हैं तो और चीज़ें आती हैं। इसमें भी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये इम्यूनोलॉजी के साथ पढ़ी जानी चाहिए, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वी प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो वहीं पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह। देन इसके बाद 11 पार्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा डरावना पार्ट ये बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी ना के बराबर है और यहाँ बहुत कुछ इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। देन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये भी सी का पार्ट है साथ। और लास्ट पार्ट जो है ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है। अभी तक का जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उसी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ इस्तेमाल होने वाला है।